अगर सॉलिड्स की बात करी जाए, इन मेटेलिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन्स। तो ये चीज़ हम बार बार देख कर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड्स में भी हमने जो शुरुआत में लिखा है यहाँ पर इन मेटेलिक कंडक्टर्स, तो मेटेलिक कंडक्टर्स में आपके मान लीजिए मान लो ये कोई वायर है, ये मेटेलिक कंडक्टर है और यहाँ पर ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल बना देगा। ये नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, तो ये इस वाले टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल बना देगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव वाला मतलब, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, शायद पहले भी बताई है कि नेगेटिव का मतलब क्या है। यहाँ पर नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो माइनस में है, ऐसा नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जैसे कि 12 वोल्ट है, तो हो सकता है इस वाले पर आपका पोटेंशियल की वैल्यू 2 वोल्ट हो और इस वाले पर पोटेंशियल की वैल्यू 14 वोल्ट हो। तो इसीलिए उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है कि 14 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस आपका 12 वोल्ट आ जाएगा। ये इस तरह से होता है। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि लोअर पोटेंशियल वाला रीजन, और पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोअर पोटेंशियल वाला क्या है, ये नेगेटिव रीजन, यहाँ से नेगेटिव जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ भागेंगे हायर पोटेंशियल रीजन की तरफ। तो वही लिखा हुआ है, इन मेटेलिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन्स। तो लो से हाई पोटेंशियल रीजन्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। सेकंड देखिएगा लिक्विड्स। लिक्विड्स में इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से फ्लो करता है, तो सॉलिड्स में किसकी वजह से फ्लो करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब आ जाइए लिक्विड्स में। लिक्विड्स में है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स का मतलब ये है कि मैं डिस्टिल्ड वाटर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, आयंस चाहिए, है ना। तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। For example, CuSO4 solution has Cu2 plus and SO4 2 minus ions which act as the charge carriers। तो अगर मान लीजिए कोई एक हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर CuSO4 भरा हुआ है और उसमें से मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना चाहूँ, कैसे? ऐसे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना चाहूँ और यहाँ पर मैंने कोई बल्ब भी लगा दिया, तो क्या बल्ब ग्लो होगा? ये नहीं है, हाँ जी बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर CuSO4 जो भरा हुआ है, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट जाना शुरू होगा, भाई यहाँ से तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ही, क्योंकि ये तो कंडक्टर है, ये तो वायर है, वायर तो मेटेलिक कंडक्टर है। ये Cu2 प्लस और SO4 माइनस दो तरीके के आयंस में ये स्प्लिट हो जाएगा और इन आयंस की वजह से ही फिर इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉलिड्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में यानी कि लिक्विड्स में आयंस की वजह से, चाहे फिर वो कैटायन और एनायन दोनों की वजह से फ्लो करता है। उसके बाद थर्ड देखेंगे गैसेस। इन आयनाइज्ड गैसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। तो गैसेस में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इन सबकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। समझ रहे हैं पार्थ, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, नोट्स लेकर बैठे हो ना अभी? यस सर। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा। अगला है, फोर्थ है कैटेगरी इन वैक्यूम ट्यूब्स। इन वैक्यूम ट्यूब्स लाइक रेडियो वॉल्व्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, पिक्चर ट्यूब एटसेट्रा। ये जो है ना, जैसे रेडियो वॉल्व्स हो गया, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, पिक्चर ट्यूब, ये सिलेबस में से हट चुका है, 4-5 साल पहले ही हट गया था। क्योंकि क्या है कि ये जो होते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO और पिक्चर ट्यूब, अगर आपको याद होगा तो पहले ना वो जो बड़े बड़े आते थे ना डब्बे, जैसे वो टीवी नहीं आते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, तो ये उनमें यूज़ होती थी ये चीज़ें। और अब क्या है, अब वो LCD स्क्रीन और LED स्क्रीन वाले टीवी आने लगे, तो अब हमारे सिलेबस में LCD और LED है, जो आप सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो इनकी अब ज़रूरत नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। फिर भी इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ही चार्ज कैरियर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमें लिक्विड्स नहीं करना, हमें गैसेस नहीं करना और वैक्यूम ट्यूब्स नहीं करना, हमें टोटली मेटल्स पर कन्फाइंड रहना है, मेटल्स तक हमको लिमिटेड रहना है। तो अब आप ये देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, वाई इज़ इट दैट इलेक्ट्रॉन्स कैरी करंट इन मेटल्स। ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वही करंट के कैरियर होते हैं, वही करंट को कैरी करते हैं मेटल्स के केस में, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें आप देखिएगा जो आंसर लिखा हुआ है इसका, इन मेटल्स द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम आर क्लोज टू द नेबरिंग एटम्स एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ड्यू टू दैट। अब मान लीजिए मैं किसी भी मेटल की बात करूँ मान लीजिए हमने कॉपर की बात करी, या कॉपर छोड़िए एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का हमको एटॉमिक नंबर मालूम है 13। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये हो जाता है 2, 8 और 3, ठीक है। 2, 8 और 3, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 और 3। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल जो है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये बड़े अनस्टेबल है। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आराम से शांति से बैठा हुआ है। दूसरे वाले में 8 है, स्टेबल है, शांति से बैठा हुआ है। तो दोनों शेल जो है शुरुआत की वो तो सही है, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमेशा अनस्टेबल होता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में रहता है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, या वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कोशिश करता है। तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए मैंने किसी एक एल्यूमिनियम के वायर की बात करी, तो इसके अंदर एल्यूमिनियम के, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि एल्यूमिनियम के एक एटम की बात कर रहे हैं, ये हमने पूरे एल्यूमिनियम के रॉड की बात नहीं कर रही है, हम एल्यूमिनियम के एक एटम की बात कर रहे हैं। एक ही तो एटम होता है, एटम के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऐसे एल्यूमिनियम के बहुत सारे एटम, तो मान लीजिए एक तो ये हो गया पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ठीक है। इसमें 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एल्यूमिनियम का एक एटम, और ऐसे इसमें हज़ारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एटम्स इसके अंदर होंगे। पहला शेल स्टेबल, दूसरा शेल स्टेबल, तीसरे शेल में फिर से 1, 2, 3। तो ऐसे ही बहुत सारे एटम्स इसके अंदर होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो हम ये कहेंगे कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है यही तो टकराएंगे आपस में। भाई अंदर वाले जो शेल्स हैं वो तो अंदर की तरफ हैं, तो जो आउटर मोस्ट शेल है वही तो टकराएगा आपस में एटम्स का। और जब वो टकराएंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब टकराएंगे तो नेगेटिव चार्ज को पुश करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा। तो होगा क्या कि इनमें ये पुशिंग रिपेलिंग लगातार चलती रहेगी। जब ये चलती जाएगी तो इनके पास फिर कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा, बार बार टकरा कर ये टूट कर हॉप करते हुए बाहर निकलना शुरू करेंगे। जब ये बाहर निकल जाएंगे तो मेटल्स में हमारे पास फ्रीली घूमने वाली चीज़ कौन सी बची, इलेक्ट्रॉन्स ही तो बची, जो अपने आउटर मोस्ट शेल में से टूट कर बाहर निकल गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि, और ये वाइवा में भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स तो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ये बोहर बताकर चला गया, बोहर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी में था कि इलेक्ट्रॉन्स तो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में या शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए। तो हम यही कहेंगे कि भाई उसके अंदर लगातार टकराव होता रहता है और फिर वो बाहर टूट कर निकल आते हैं। तो वही लिखा है, देखिएगा कि मेटल्स द एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। तो एटम्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, नज़दीक होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही कम होती हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। तो the valence electrons of one atom are close to the neighboring atoms and experience electrical forces due to them। तो एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बहुत नज़दीक होता है, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते रहते हैं, रिपेलिंग फोर्स। सो दे डू नॉट रिमेन अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर एटम। एक एटम में ज़्यादा देर तक अटैच नहीं रह सकते, टूट कर निकल जाते हैं बाहर। बट कैन हॉप फ्रॉम वन एटम टू अनदर एंड आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द लैटिस। लैटिस का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। कि पूरा जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी इधर कूद गए, कभी उधर कूद गए, तो वो उनका लगातार चलता रहता है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन मेटल्स। तो मेटल्स में कंडक्शन के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन से पॉसिबल होती है, ठीक है ना। मैंने कोई बहुत लाइट सी चीज़ एक बहती हुई नदी के अंदर डाल दी, तो वो जो पानी है वो पानी क्योंकि एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो उसको बहाता हुआ लेकर चला जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं
वो उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करते हुए यानी कि एनर्जी को ले जाएंगे अपने साथ। वही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है बल्ब के जलने के लिए, पंखे के चलने के लिए। क्लियर? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अगला है मैकेनिज्म ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर, कंसेप्ट्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो अब हम ये देखेंगे कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो किस तरीके से करते हैं, और ये दो जो टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली है क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इतनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की एक खास प्रॉपर्टी होती होगी, आपने एक ड्रिफ्ट शब्द सुना है, वो जो स्टंट मारते हैं बाइक करने वाले, इसने ना ड्रिफ्ट मारा बहुत ज़बरदस्त। ड्रिफ्ट मारने का मतलब क्या है कि एक जगह फिक्स करके एक ही जगह बाइक को रोटेट कर दिया ऐसे। तो इसको वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एक खास प्रॉपर्टी ये भी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की खास प्रॉपर्टी ये होती है वो अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे 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 गोल गोल घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे 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 घूमेगा भी, घूमता हुआ फिर आगे की तरफ चलता चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि ये यहाँ पर ऐसे घूमता हुआ इधर जा रहा है, तो जो जा रहा है वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, क्या वो कैलकुलेट करने का कोई तरीका है? हम बोलते हैं हाँ है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फिर उसके बाद देखेंगे रिलैक्सेशन टाइम। देखिएगा पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट समझने वाला है। मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियरली 10 टू द पावर 28 पर क्यूबिक मीटर। तो पहले तो ये समझाया गया कि एक क्यूबिक मीटर में 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर। सेकेंड पॉइंट है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उनके एब्सेंस में भी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में घूमते रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स जब क्लोजली पैक्ड होते हैं तो थोड़ा बहुत आपस में टकराना उनका चलता ही रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे थर्मल एनर्जी की वजह से भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक। अच्छा, थर्ड पॉइंट है एट रूम टेम्परेचर दे मूव विद वेलोसिटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकेंड। However, these velocities are distributed randomly in all directions. तो आप ये देखो वेलोसिटी कितनी ज़्यादा ऑर्डर की है, 10 की पावर 15 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड भी बहुत ज़्यादा होती है कि एक सेकंड में कोई चीज़ 10 मीटर चली जाए, तो 10 की पावर 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसी वजह से क्या होता है, आप ये भी जानते हैं कि इधर स्विच ऑन करा और अगर 1 किलोमीटर लंबी वायर भी है ना, वहाँ पर कोई बल्ब कनेक्ट कर रखा है तो स्विच ऑन करते ही वहाँ का बल्ब एकदम जल जाता है, क्योंकि वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है। There is no preferred direction of motion. 15 या 5? 10 की पावर 5 है सर, 15 नहीं है 5, 10 की पावर 5, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। There is no preferred direction of motion. On the average, the number of electrons traveling in any direction will be equal to the number of electrons traveling in the opposite direction. इसमें इन्होंने क्या बोला कि हमने अभी किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, ठीक है। तो जब बैटरी कनेक्ट नहीं करी है तो फिर वो रैंडमली कहीं भी घूमते रहेंगे। जब बैटरी कनेक्ट कर देंगे, जैसे देखिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अभी मैंने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। बैटरी कनेक्ट कर दूंगा तो मान लो इधर पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए और इधर नेगेटिव टर्मिनल आ जाए, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर सारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, फिर सबकी एक डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। तो जब हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहीं भी जाएंगे रैंडमली। तो ऐसे रैंडम मोशन में ये मान लिया जाता है कि मान लो देयर आर ओनली 2 डायरेक्शंस, ये मान लिया क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने मान लिया कि 2 ही डायरेक्शन है। तो ये कह दिया गया कि आधे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बाकी के आधे राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 आ जाएगी,
क्यों? अगर हम वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं, एवरेज स्पीड की नहीं बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वो सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिएगा, इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट पे वही मेंशन किया है कि इफ़ u1 u2 डॉट 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 टिल un आर द रैंडम वेलोसिटीज ऑफ कैपिटल N फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, ये क्या हो गया, u वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल un वेक्टर अपॉन कैपिटल N इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों कहा? एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 50 इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 50 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, एक का डायरेक्शन अगर लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो राइट टू लेफ्ट नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म को जब मैं ऐड करूँगा तो वो ओवरऑल 0 बना देगा उसको। ठीक है, 0 हो गया इस तरह से। 10 देर लिखने की जरूरत है। हाँ, जो थोड़ा बहुत पोर्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इसमें भी समझ में आ रहा है। जो चीज़ ना समझ में आए वो नोट्स में साइड में आप कहीं पर नोट करो। 10 देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। अब कहानी आती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने क्या करा, अभी तक तो शांति से ऐसे ही बैठा हुआ था, कंडक्टर ऐसे ही चुपचाप पड़ा हुआ था। तो जब किसी भी तरीके का कोई मोशन नहीं है, है ना, यानी कि जब किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपने या बैटरी अपने कनेक्ट नहीं करी, तो तब एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी आ गई, 0। तो ये कब की बात है, ये हम एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, जब हमने उसमें कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी थी, अब कर दी। देखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड, इसका मतलब क्या है कि बैटरी कनेक्ट कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स माइनस ई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ए वेक्टर गिवन बाय। अब सुनिएगा जरा, हमने कहा कि ये हमारे पास एक मेटल था, मेटलिक कंडक्टर था, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई कर दिया, यानी कि बैटरी लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल डेवलप हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल डेवलप हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से दूर भाग के पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। इसलिए ये लाइन लिखी हुई है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स माइनस ई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। और माइनस ई क्यों? क्योंकि फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो बेटा चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, ई इंटू ई वेक्टर। अब सवाल ये उठता माइनस क्यों लगा रखा है, माइनस इस वजह से लगा रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर फोर्स लगा रहा है, तो उसके अपोजिट फोर्स जो है वो नेगेटिव मान लेते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस नहीं है, ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो उसके उल्टा अगर मैं कोई डायरेक्शन लूँगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। क्लियर है? हाँ, चलिए इसके बाद देखिएगा, उसके बाद इन्होंने बोला कि सिंस एन इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड अंडरगोज एन एक्सेलरेशन। भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसमें कुछ भी वेलोसिटी धीरे धीरे डेवलप होगी, तो धीरे धीरे वेलोसिटी का डेवलप होना, शुरुआत में तो नेट वेलोसिटी 0 ही थी, धीरे धीरे वेलोसिटी का डेवलप होना यानी कि वेलोसिटी का बढ़ना, इसको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो इन्होंने बोला कि ए वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स निकाल लिया था माइनस ई वेक्टर, और मास यानी कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्मॉल है, ये होगा। अगला देखिएगा, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1 एक्सेलरेट्स फॉर टाइम टाउ 1। टाइम को टाउ क्यों बोल रहे हैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। असल में होता क्या है कि जब जैसे नॉर्मल जो टाइम होता है ना, तो उसको तो स्मॉल टी बोल देते हैं, ठीक है। जब पेंडुलम के केस की बात करते थे तो हम ये कहते थे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद वो अपने मोशन को रिपीट करती है पेंडुलम, तो उसको कैपिटल टी बोलते थे, जिसको हम बोलते थे टाइम पीरियड या फंडामेंटल टाइम पीरियड। यहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा है,
टकराने के बाद किसी और डायरेक्शन में गया, फिर तीसरे से टकराया, तो एक से टकराने के बाद दूसरे में टकराता है तो बीच में जो टाइम मिलता है ना, वो उसको अब सांस लेने का, रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं, ठीक है। और उस रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन से अलग है, वो अलग अलग हो सकता है, वो सेम नहीं रहेगा। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन पता चला टकराया, दूसरा इलेक्ट्रॉन नज़दीकी था तो फट से टकरा गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर था तो उसको टकराने में थोड़ा टाइम लगा। तो जो टाउ है वो बार बार चेंज होता जाता है, तो इसलिए बहुत सारे टाइम पीरियड्स निकाल के और सबका एवरेज निकाला जाता है, और उस एवरेज टाइम को हम बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। समझ रहे हैं? रिलैक्सेशन का मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, टकराने के बाद जो बीच में तीसरे से टकराने से पहले जो उसको बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम मिला, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन को टाउ बोल देते हैं। तो हमने कहा इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1 एक्सेलरेट्स फॉर टाइम tau1 बिफोर इट सफर्स नेक्स्ट कोलिजन, मतलब नेक्स्ट कोलिजन से पहले वाला टाइम, मतलब एक से ही टकराया, अभी दूसरे से नहीं टकराया, एंड इट विल अटेन अ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ये आप समझ गए होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, E इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन की वजह के लिए है, v1 इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू tau1। ये a वेक्टर हमने अभी भी निकाला है, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटीज ऑफ सम अदर इलेक्ट्रॉन्स विल बी, अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, v2 वेक्टर इज इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर tau2, ठीक है। इसी तरह से v3 वेक्टर प्लस a वेक्टर tau tau3, ऐसे करते करते लास्ट में बोल दीजिए vn वेक्टर इज इक्वल टू un वेक्टर प्लस a वेक्टर tau n, ठीक है। Therefore the average velocity vd vector of all the n electrons will be, तो सारे n इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो क्या निकलेगी, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। तो vd वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल vn वेक्टर अपॉन सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी उतनी तो वेलोसिटीज होंगी, तो सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, नंबर ऑफ वेलोसिटीज मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उतनी तो वेलोसिटी होगी, तो यह हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्या करना है, सबकी अलग अलग वैल्यू डालिए। ये हो गया u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर tau1 प्लस u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर tau2 प्लस u3 वेक्टर a वेक्टर tau3। टाउ क्या है, टाइम है, इस वजह से उस पर कोई वेक्टर साइन नहीं आ रहा, टाइम वेक्टर नहीं होता। और u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर tau n, पूरे के अपॉन में कैपिटल n आ गया, ठीक है। स्प्लिट कर लो, u1 ये सब कुछ ऐड ही तो हो रहा है, तो किसी को भी कहीं भी ऐड करा जा सकता है। तो हम ये कहेंगे जब सारी ऐड हो रहे हैं तो u वालों को एक तरफ ऐड करो, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर, ऐसे ही एक छोटी सबकी वैल्यू लगा दिया तो हाँ समेशन ले सकते हैं। क्या चीज़, वैल्यू सबकी लगा दी ना, समेशन की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है उसकी, मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होगा, u1 वेक्टर प्लस u2, इस ब्रैकेट में से u1 निकाला, इसमें से u2, इसमें से u3 और लास्ट में से u1 निकाल दिया, डॉट 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 u1 वेक्टर अपॉन n कर दो, अपॉन में n है ना, तो n तो सबके अपॉन में आ रहा है, तो अलग से स्प्लिट करा जा सकता है ऐसे। भाई a प्लस बी अपॉन सी अगर है तो उसको अलग अलग करके भी तो लिखा जा सकता है, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। तो वही है कि u1 सारे ऐड कर लिए और अपॉन में n लिख दिया। अब बाकी के टर्म्स में a वेक्टर tau1, a वेक्टर tau2, a वेक्टर tau3 क्या करना है, a वेक्टर ले लो कॉमन, tau1 प्लस tau2 प्लस tau3 प्लस डॉट 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 tau n अपॉन ये हो गया। अभी इससे क्या होगा, पार्ट दिखाई दे रहा है,
अब इससे क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये हम पहले निकाल चुके हैं, ये 0 है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई वैल्यू, ये वाली हो गई 0, ठीक। उसके बाद ये ए वेक्टर है प्लस ए वेक्टर और इस पूरे को हमने टाउ बोल दिया। तो ये क्या हो गया, ये पहले वाले का टाइम, पहले इलेक्ट्रॉन का, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का टाइम, ये तीसरे का टाइम और ये nth इलेक्ट्रॉन का टाइम। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगली कोलिजन से, अगली कोलिजन मतलब अगला टकराव होने से पहले के सबके टाइम मैंने ले लिए और उन सब टाइम्स का अगर एवरेज निकाल लिया तो ये हमारा एवरेज टाइम आ गया। भाई सारे टाइम्स को ऐड कर लिया और ऐड करके डिवाइड बाई n, डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही तो कोलिजन, ठीक है। तो ऑल टाइम ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो क्या हो गया, ये हमारा एवरेज टाइम आ गया। इसी को रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। दोबारा बोलो, मान लिया उसको टाउ, भाई एवरेज टाइम को टाउ मान लिया। जैसे ये सारी वेलोसिटीज के एवरेज को वीडी मान लिया, है ना, तो ऐसे ही इन सारे टाइम्स के एवरेज को टाउ मान लिया, बस। इसको ये बोल देंगे वीडी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर टाउ। बताइए थ्योरेटिक समझ में आ गया, ठीक है। नोट्स में सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। आगे चलिए आप अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 18 पर, वेयर टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टिल टाउ n अपॉन n इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम हो गया, एवरेज टाइम है ये, ठीक। अच्छा, द एवरेज टाइम दैट elapses between two successive collisions of an electron is called relaxation time। एक इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन से टकराया और दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच में जो टाइम लगा उसी को मैंने टाउ 1 माना था। दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया तो चौथे में टकराने से पहले जो टाइम लगा उसी को मैंने टाउ 2 माना था। तो जो बीच वाला जो टाइम है, मैं वही बीच वाले टाइम्स लिए जितने भी लिए, तो वो बीच वाले टाइम्स ही तो रिलैक्सेशन टाइम है। और सारे इलेक्ट्रॉन्स के उन रिलैक्सेशन टाइम्स को हमने ऐड करा, ऐड करके उसका एवरेज निकाल दिया, तो ये पूरे कंडक्टर का रिलैक्सेशन टाइम है। क्लियर है? हाँ, आगे चलिए। द एवरेज टाइम दैट elapses between two successive collisions of an electron is called relaxation time। For most conductors it is of the order of 10 की पावर -14 सेकेंड। कितना कम टाइम होता है, 10 की पावर -14 सेकेंड, बहुत ही कम टाइम हो गया है। द वेलोसिटी गेन्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस टाइम इज Vd इज इक्वल टू ए वेक्टर टाउ। ए वेक्टर टाउ हो गया। अच्छा, द पैरामीटर Vd वेक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की लास्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है ये कहाँ पर होगी, ये इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ठीक। तो इन्होंने जो नोट्स में हमने जो दिया है उसमें ये है कि Vd वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर की इन्होंने वैल्यू लिख दी है माइनस ई वेक्टर अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई टाउ। ए वेक्टर इंटू टाउ बोल दो या माइनस ई वेक्टर अपॉन m इंटू टाउ बोल दो, एक ही। ठीक है, क्लियर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, दोनों चीज़ क्लियर? हाँ, चलिए तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, बस अभी आ रहा हूँ।
चलिए जी, अगला टॉपिक देखिएगा। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिएगा, अब इन्होंने कहा सपोज अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E सेट अप इनसाइड द कंडक्टर इज गिवन बाय E। तो ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, वोल्टेज में, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू V अपॉन L। में रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू V अपॉन L। और क्या क्या टर्म्स दी गई हैं, ये दिया गया है कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिटल A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है, और जो इस कंडक्टर की लेंथ है वो लेंथ है स्मॉल l, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा जाता है, यानी कि जो वोल्टेज लगाई जाती है, बैटरी जो लगाई जाती है, दैट इज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर विद एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। ये वही कहानी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई आ जाएगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्मॉल n। तो हमेशा याद रखना, ये जो दो टर्म्स हैं ये याद रखना, ये जो स्मॉल n है ये हमेशा क्या दिया हो जाता है हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है वो, कि 1 मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल n। और जो कैपिटल N होता है ना, कैपिटल N इज ऑलवेज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये जो स्मॉल n है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्यों बोल दिया जाता है, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, डेंसिटी। तो ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम है तो उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, अब जब देखिएगा यहाँ पर है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्मॉल ई, ये पता ही है हमको, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज स्मॉल ई होता है, और ये हमने वही बैटरी लगा रखी है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n है इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। मेरी बात समझ गए कि नहीं, ये स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, और अगर उसमें इस कंडक्टर की वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो बचा। नहीं समझे, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें अगर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक है, अच्छा, तो ये इन्होंने वॉल्यूम कैसे निकाला कंडक्टर का, आप सिलेंडर देखिए, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ये, तो सिलेंडर के केस में क्या होता है, ये इसका रेडियस होता है, रेडियस। तो ये इसका जो वॉल्यूम हम निकालते हैं सिलेंडर का, तो बेटा वो होता है पाई आर स्क्वायर h। h यहाँ पर क्या है, इसकी लेंथ या हाइट, कुछ भी बोलिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू h। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास a है और ये l है तो इससे वॉल्यूम आ जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया, सर्कल का एरिया ये दे रखा है,
और ये L। तो सर्कल का एरिया यहाँ पर क्या होता था पाई आर स्क्वायर, उसमें H मल्टीप्लाई कर देते थे तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाता था पाई आर स्क्वायर H। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या करा N इंटू ए एल, तो ये NaL, ठीक। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पूरे इस कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखिए कि टोटल चार्ज कंटेन्ड इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। तो टोटल चार्ज कैसे निकाला इन्होंने, टोटल चार्ज ऐसे निकाला कि टोटल चार्ज को क्यों बोल दिया, तो इन्होंने बोला कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो NaL है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है स्मॉल e, तो NaLe, बस ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। बताइए सर वैसे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर किया था तो सर वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, हाँ। तो वो कैपिटल N इक्वल्स टू N इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, क्योंकि केवल N होना चाहिए ना। नहीं समझे नहीं, देखिए कैपिटल N हमारे पास है, ये हो गया N इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और जब इसको वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया, तो केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ठीक है। तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल N बोल देते हैं, तो ये हमारे पास N इंटू AL हो गया, कैपिटल N की वैल्यू हो गई NaL, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं पूरे पूरे, समझ गए, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है स्मॉल e, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना हो जाएगा NaL इंटू स्मॉल e, ठीक है ना। भाई एक टॉफ़ी की कीमत 5 रुपये, तो 10 की कितनी हो गई 5 इंटू 10, 50 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो इसको ENaL ऐसे बोलते हैं। उसके बाद देखिए all the electrons which enter the conductor at the right end will pass through the conductor at the left end in time। हाँ जी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो राइट एंड पर एंटर कर रहे हैं, राइट एंड पर, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से सारे के सारे इधर भागेंगे, तो यहाँ से यहाँ जाने में वेलोसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वेलोसिटी vd है ना, और लेंथ कितना है यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखा है L, तो कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो L अपॉन vd। तो इस तरह से टाइम की वैल्यू निकाली गई है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके आ गया L अपॉन vd, ठीक है। अब ये टाइम निकाल लिया और ये चार्ज निकाल लिया। टॉपिक क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे, I क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन D, Q अपॉन D। अभी Q क्या है ENaL अपॉन T क्या है L अपॉन vd, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, ENaL इंटू vd अपॉन L, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो I की वैल्यू क्या आ गई ENA vd। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हो गया, क्लियर समझ गए। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब इसमें जरा करंट डेंसिटी भी घुसा देते हैं। कैसे, जैसे ये I है और ये A है, इसको A को नीचे ले आओ, करंट डेंसिटी होता क्या है करंट पर यूनिट एरिया, और इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया I अपॉन A इज इक्वल टू EN vd। ये जो I अपॉन A है यही तो करंट डेंसिटी होता है J, EN vd। तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये वेक्टर होता है, जो हमारी वेलोसिटी है वेलोसिटी वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना है तो J वेक्टर के ऊपर ऐसे एरो लगा दिया EN, और इधर vd के ऊपर एरो लगा दिया, ये वेक्टर फॉर्म में होगी। तो इस तरह से करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी रिलेशन आ गया, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी रिलेशन आ गया।
द अबव इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ Q। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज Q की दोनों वैल्यूज के लिए ये एप्लीकेबल है। बताइए जी, क्लियर? बताओ भाई, पार्ट समझ में आ गया इतना? यस ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, ये जो ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, इनके टर्म्स में भी डिराइव करा जा सकता है। तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आप ये कहेंगे ओम्स लॉ तो हम जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनकी टर्म्स में रेसिस्टेंस कैलकुलेट करके बताइए। तो चलो देखो, when a potential difference V is applied across a conductor of length L, the drift velocity in terms of capital V is given by। तो ये हमने अभी अभी निकाला, और अभी जो हमने डेरिवेशन करा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसमें वेक्टोरिकली उसको रिप्रेजेंट करा था। वेक्टोरिकली कैसे रिप्रेजेंट करा था? देखिए ऐसे कि VD वेक्टर is equal to A vector into tau, VD vector, A vector को क्या बोला था? माइनस E vector अपॉन M into tau। मैंने आपको बताया था वहाँ पर भी कि जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अगर मैं डायरेक्शन हटा दूँ, यानी कि मैं वेक्टोरिकली बात ही ना करूँ, मैं सिर्फ स्केलर फॉर्म में बात करूँ, तो ये नेगेटिव साइन और ये वेक्टर ये सब हटाओ यहाँ से। VD इज इक्वल टू क्या हो गया? E टाउ अपॉन M। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में यही लिखा हुआ है, VD इज इक्वल टू E टाउ अपॉन M। और फिर ये जानते हैं कि E की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन L। E को अलग ले लो तो ये वैल्यू हो गई V अपॉन M। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है E V टाउ अपॉन M। इक्वेशन 1 में ये लिखा है E V टाउ अपॉन M, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा क्या है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्होंने दे दी है। फिर देखिएगा, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन I एंड VD इज, तो I और VD के बीच का रिलेशन हम अभी अभी डिराइव कर चुके हैं कि I इज इक्वल टू E एन A VD, ये हम कर चुके हैं। VD की ये वाली वैल्यू इसमें डाल दो, E एन A इंटू E V टाउ अपॉन M, ये डाल दिया। अब आप क्या करिए? रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जैसे V इज इक्वल टू आई आर हम जानते ही थे, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? V अपॉन आई। तो यहाँ से इस V को निकाल दो, इधर गए, ये क्या हो गया? I अपॉन V इज इक्वल टू E एन A, बल्कि E स्क्वायर कर लो, E इंटू E तो E स्क्वायर हो गया, E स्क्वायर एन ए टाउ अपॉन M, which implies that R is equal to, क्या करिए? रेसिप्रोकल V अपॉन I चाहिए। I अपॉन V तो इस वजह से निकाला कि पहले इसको एक तरफ निकाल कर ले आओ। तो V अपॉन I क्या हो जाएगा? ML अपॉन E स्क्वायर N A टाउ। At a fixed temperature, the quantities M, L, N, E, tau and A all have constant values for a given conductor. Thus V upon I is equal to a constant, और V upon I जो constant होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? रेसिस्टेंस। तो R is equal to ML upon N E square tau A is the resistance of the, बस ये इसका रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला छोटा सा टॉपिक है, इसी में देख लीजिए कि रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ से चाहे तो ऐसे कह लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये होता है। तो यहाँ से ए अपॉन एल को तो जरा अलग रखो, है ना, और आर की वैल्यू यहाँ से डाल दो, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो रेसिस्टिविटी कितना आ गया? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ।
ये आपका रेसिस्टिविटी आ गया। ठीक है, तो आज इतना ही कर लीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। आज इतना कर लीजिए, इतने को आप रिवाइज कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं करवाता हूँ आपको। ठीक है, वो जो छुट्टियों की डेट बताई थी हमको टिल फर्दर नोटिस कैंसिल हो गई है, और उसमें मैंने जब चेक भी करा था ना तो 6 में से 5 दिन जो है वो फिजिक्स वाले ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब फिजिक्स की क्लासेस का लॉस होगा नहीं, क्योंकि वैसे भी नहीं होगा। चलिए जी, ओके। बाकी आप ना 22 तारीख का एक बार देख लेना, हो सकता है ना 22 को क्लास ना हो, परसों शायद ना हो। ठीक है, चलिए, ओके।